स्टार्ट करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला पोर्शन निकाल लीजिए और ध्यान दीजिएगा आप लोग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, यानी जब 200 साल का शासन रहा है ब्रिटिशर्स का, उस पॉइंट ऑफ टाइम में किस कंडीशन पे ब्रिटिशर्स ने छोड़ा कि हमारे डेवलपमेंट आज इस पोजीशन पे है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली। तो जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो डिस्कस कर लिया ना, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने कैसे डिस्ट्रॉय किया था, ये बात हमें पता चला। और एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जिस पॉलिसी को जिम्मेदार बताया जाता है, उस पॉलिसी का नाम है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका दो हिस्सा है, रेवेन्यू सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में मतलब जमींदार को ओनर बना देना, यह है जमींदारी सिस्टम, कि लैंड का ओनर जो कि पहले किसान था उसको किसको बना दिया गया, जमींदारों को। और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम मतलब ये कि जमीनों पे जो टैक्स का पेमेंट का जो डेट था ना, वो फिक्स था, और वो पेमेंट किसको करना था, जमींदार को। और जमींदार को फ्री छोड़ दिया गया कि तुम जितना चाहो जैसे चाहो वसूलो, किससे, किसानों से। दैट वाज द सिचुएशन। और कोई भी डेवलपमेंट का स्टेप एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने भी नहीं लिया और ना जमींदारों ने लिया, और बेचारे किसान, उनके पास तो उतना पैसा था ही नहीं कि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में तो सक्षम नहीं थे, तो डेवलपमेंट कहां से करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो भी पॉसिबल नहीं था। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, जिस तरीके से एग्रीकल्चर का सिचुएशन रहा, वैसा ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर खराब स्थिति में रहा ही है उस टाइम पीरियड में, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी स्थिति कोई बहुत अच्छा नहीं था। कैसे, लेट्स सी। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर कॉलोनियल रूल। इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज का होना जरूरी होता है। अगर किसी भी देश को तरक्की पे ले जाना है तो उस देश की तरक्की के लिए जिम्मेदार होती है इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें चाहिए होता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। तो कंडीशन ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो 200 इयर्स रूल करा है ना, उस 200 इयर्स के रूल में उन्होंने साउंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं करा। क्या डिस्कशन, माइक दे, थोड़ा रिकॉर्डिंग में आ जाए, हम लोग भी सुन लें, कुछ तो इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा है। ध्यान दो, बीच बीच में पूछ लेंगे क्वेश्चन। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्रियल बेस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। इवन यहां तक कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस ना है इंडिया का। क्या सिचुएशन है, जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, वो भी डिक्लाइन कर गया। क्यों डिक्लाइन कर गया, इसका वजह ये था कि ब्रिटिशर्स वही सारा प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं, मशीनों से बना रहे हैं, लाके बेच रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर आपके पास मशीन से बना हुआ कोई प्रोडक्ट हो और हाथ से बना हुआ कोई प्रोडक्ट हो, तो ज्यादा फिनिशिंग किसमें होता है, मशीन्स में। सस्ता कौन होगा, मशीन वाला, जाहिर सी बात है। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो हमारा जो इंडस्ट्री था ना, एक तो वो एक्सपेंसिव है, यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो इसको मार्केट में बिकने में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा ये कि विदेश से वो गुड्स आ जा रहा है, सेम गुड्स आ जा रहा है, वो जो अच्छी क्वालिटी का है सस्ते में बिक रहा है, तो मार्केट वो ले जा रहे हैं। तो हम लोगों का इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करना ऑब्वियस सी बात थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन करी। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ तो फिर यहाँ भी तो मशीन लगाया जा सकता था, क्या कह रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की जगह लेने के लिए कोई मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। क्यों करते वो, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो था अपने कंट्री को डेवलप करना, वहां इंडस्ट्रीज डेवलप करना। तो वो यहाँ भी इंडस्ट्रीज डेवलप कर लेते, वहां भी इंडस्ट्रीज डेवलप कर लेते, तो फिर फायदा क्या होता उनको। वो डबल एडवांटेज लेना चाहते थे कि इंडस्ट्रीज अपनी जगह बनाएंगे और मार्केट यहाँ खोलेंगे, प्रोडक्ट वहां बनाएंगे लाके यहाँ बेचेंगे, मुनाफा डबल, और यहाँ इंडस्ट्रीज खुलने के लिए देना नहीं। दैट वाज द सिचुएशन। सो जो प्राइमरी मोटिव, जो मेन मोटिव रहा है ना कॉलोनियल गवर्नमेंट का,
उसके पीछे वो पॉलिसी है जिसमें उसने सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया है इंडिया को, और दो तरफा डी इंडस्ट्रियलाइज करा। टू फोल्ड कैसे हुआ, दोहरा मार कैसे हुआ, डबल एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ। तो यहां से रॉ मटेरियल जा रहा है कहां, ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जा रही है अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के, सही है। तो यहाँ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज कहीं पे शॉर्टेज हो जाएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा, तो यहाँ रॉ मटेरियल भी क्या हो गया, महंगा बिकने लगा। ठीक है, तो अपने ही देश में अपने ही द्वारा बनाया जाने वाला रॉ मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा है, और यही रॉ मटेरियल वहां सस्ते में जा रहा है, पहला कंडीशन। अब दूसरा ये कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हैंडमेड बन रहा है, एक्सपेंसिव है, रॉ मटेरियल भी महंगा मिला है, प्लस लेबर भी कॉस्टली है, और वहां मशीन से बन करके प्रोडक्ट आ रहा है जो कि फाइन क्वालिटी का है, सस्ते में बना है, यहां आकर के आसानी से बिकने लगा। अब कंपटीशन ये है कि इंडिया के कंज्यूमर कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो उनके पास इंडियन क्लोथ्स भी है, विदेशी क्लोथ्स भी है। विदेशी क्लोथ्स ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, इंडियन क्लोथ्स उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि एक रीजन ये है कि एक मशीन मेड है और एक हैंडमेड है। लोग क्या खरीद रहे हैं, मशीन मेड, सस्ता भी है, पैसा भी बच रहा है उनका। तो द मार्केट, जो मार्केट था वो किसका बन गया, ब्रिटिशर्स का। तो देखो डबल मार्केट क्रिएट किया ना उसने, रॉ मटेरियल ले गए, रॉ मटेरियल महंगा कर दिया, वहां से प्रोडक्ट बनाया सस्ते में लाके बेच रहे, और यहां का प्रोडक्ट महंगे में बिक रहा है, तो नतीजा क्या होगा, डबल एक्सप्लॉइटेशन, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो प्रोडक्ट महंगा, इंडियन प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से नहीं बिक रहा है, और यहाँ महंगा होने का वजह क्या है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज। और ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं मार्केट में, वो सस्ते बिक रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के। कोई टैक्स तो नहीं लगाया ना उसने। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी आज के डेट में अगर विदेश से कोई सामान आएगा तो पावर हमारे पास है ना, हम बोलेंगे तुम मेरे मार्केट में बेचोगे तो हम तुमसे टैक्स लेंगे, तुम 100 रुपए का सामान यहाँ पे ला करके 100 रुपए में बेचोगे, हम 20 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, तो तुम्हारे सामान का दाम कितना हो जाएगा, 120। 80 कैसे हो गया, 20 रुपए टैक्स लिया ना, तो यहाँ के कितने में बिकेगा वो, 120 रुपए में बिकेगा। 20 रुपए किसको गया, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अगर वही प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में बन रहा है और वो प्रोडक्ट 100 रुपए में बन के बिक रहा है, तो ये प्रोडक्ट है 100 रुपए का और विदेशी प्रोडक्ट है 120 रुपए का, ज्यादा कौन बिकेगा। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पावर किसके हाथ में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। टैक्स नहीं लगाया उसने, टैक्स ही नहीं लगाया, ना यहाँ से गुड्स जाने पे ना वहां से गुड्स आने पे। आगे देखिए, तो इनका इंटेंशन ये था कि इनको इंडिया को एक्सपोर्टर बना देना है, किसका, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना देना। किनका इंटेंशन था ये, ब्रिटिशर्स का। क्यों, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही हैं ब्रिटेन में, उन्हें डेवलप करना है। सेकंड, to turn India into a sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their industries. तो यहां की इंडस्ट्रीज को सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दो और इंपोर्टर बना दो, किसका, फिनिश गुड्स का। कौन सा फिनिश गुड्स, जो ब्रिटेन में बनके यहां के बिकेगा। वन डबल एक्सप्लॉइटेशन। आगे चलिए, तो इसके नतीजे में ये हुआ कि जो हमारी इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, यहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिली, प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। तो आपको पता है कि अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो तुम बनाओगे नहीं, बनाओगे नहीं तो रोजगार क्रिएट नहीं होगा, रोजगार क्रिएट नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ जानी। दैट वाज द सिचुएशन। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, मार्केट में तो प्रोडक्ट बिक रहा है और ज्यादा बिक रहा है पहले से, लेकिन किसका प्रोडक्ट बिक रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटेन में बनने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का यहाँ पे मार्केट बन गया। दैट इज द सिचुएशन। इसलिए आप याद करिए, जो गांधी जी का आंदोलन चला था, क्या, असहयोग आंदोलन, यही नाम था ना। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो, देसी यूज करो, विदेशी प्रोडक्ट यूज ना करो, इकोनॉमिकली उनको डिस्ट्रॉय करना। ये मूवमेंट उन्होंने चलाया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कंट्रोल कहां से कर रहा है। आज की डेट में भी कंट्रोलिंग पावर पहले आता है पैसों से। तो फर्स्ट कंट्रोलिंग पावर इज द मनी, मनी, उसके बाद
वहीं से क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे होंगे तो आप दुनिया का कोई भी सामान खरीद लोगे, पैसे नहीं रहेंगे तो नहीं खरीद पाओगे। यूएस इतना पावरफुल क्यों है? और यूएस का बिजनेस पता है सबसे ज्यादा किस चीज का है? किस चीज का है? सोचो, सबसे ज्यादा वो हथियार बेचता है पूरी दुनिया में। जंग होना उसके लिए एक पॉजिटिव सिंबल है। खैर आगे चलते हैं। बट अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स। अब इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन मार्केट में इंडिया में प्रोड्यूस्ड होने वाली लोकल गुड्स का शॉर्टेज क्रिएट होना ऑब्वियस सी बात थी, बिकॉज वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। This demand was profitably met by the increasing import by imports of cheap manufactured goods from Britain. एक तो यहाँ के प्रोड्यूसर गुड्स बना नहीं रहे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे इसलिए कि रॉ मटेरियल महंगा बिक रहा है और मार्केट में बिकेगा भी नहीं महंगा बेचेंगे तो, क्योंकि कंपटीशन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है जो कि सस्ता है, अच्छी क्वालिटी का है। तो धीरे 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 इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है और ब्रिटिश मार्केट ऊपर जा रहा है। सो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ आना शुरू हुई। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे आपको जूट और टेक्सटाइल मिल सेटअप होना शुरू हुआ, कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप होना शुरू हुआ, और ये सारे के सारे वेस्टर्न पार्ट्स में लोकेटेड है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में। अक्सर आप देखेंगे कि जो हमारे इंडस्ट्रियली एडवांस्ड एरियाज हैं वो कोस्टल एरियाज के आसपास होती हैं। कोस्टल एरियाज के आसपास होने का फायदा ये होता है कि विदेश से चीज यहाँ से विदेश जा सके और विदेश से गुड्स यहाँ आ सके, इस वजह से। सो वाइल द जूट मिल्स का डोमिनेशन आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, उसी तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, ये इनका शुरुआत हुआ, जिसका सबसे पहला आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कब शुरू हुआ है? 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 से 2000 के बीच। 20वीं शताब्दी का मतलब 2000 टू समथिंग नहीं समझना है। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से 1700। 15 शताब्दी का मतलब 1500 से 1600। इज दैट क्लियर? तो टाटा स्टील कंपनी टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1907 में। इसके अलावा कुछ और मॉडर्न इंडस्ट्रीज जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब धीरे धीरे आना शुरू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इंडिया में आना शुरू हो चुका था, बट ये कब हुआ है? मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ ही साल के बाद तो हमने आजादी हासिल कर ली। नाउ अब देखें, एक इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जहां पे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स का प्रोडक्शन हो। अब जैसे आप डेयरी फार्म देख रहे हो, डेयरी प्लांट देख रहे हो, या पावर प्लांट देख रहे हो, तो वहां मशीन और इक्विपमेंट लगा हुआ है ना, वो ट्रांसफॉर्मर्स एंड वो ऑल जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो भी तो कहीं बनता है ना। तो वो जहां बनता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। यानी मशीन और इक्विपमेंट का जहां पे प्रोडक्शन होता है उसको हम कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है? तो अगर किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है तो उसके लिए हमको कैसी इंडस्ट्रीज को पहले एस्टेब्लिश करना होगा, और वो है क्या इंडिया में? नहीं है उस टाइम, हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें नई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो हम विदेशों पर डिपेंडेंट है, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो मशीन इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है। अब आज के डेट में तुम यहाँ पे कोई प्लांट लगाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल तुम में से कोई चाहेगा कि आजकल नए टाइप का ईट का डिमांड बढ़ रहा है और उसका ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ हो नहीं रहा, फ्लाई ऐश वाले ईट का, इसका टेक्नोलॉजी कहाँ भाई? तो दिल्ली में फ्लाई एरिया में जाएंगे तो मशीन मिल जाएगा। आप यहाँ से गए दिल्ली, वहाँ से परचेज करके लाए, यहाँ सेटअप कर लिए, प्रोडक्शन शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया। उस टाइम पे तो ये इंडस्ट्री ही नहीं है यहाँ पे, तो तुम इंडस्ट्रीज कहाँ से लगाओगे? विदेश से लाना पड़ेगा, और विदेश से लाना कॉस्टली है, अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट है इजाजत ही नहीं देगी। तो ऐसे कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये कहा जा सकता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी होती है फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। यानी देश को अगर इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आगे ले जाना है तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का होना जरूरी होता है। क्लियर है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब यहां पे बता दिया गया आपको कि इसमें वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो मशीन्स और टूल्स प्रोड्यूस करती हैं, वो मशीन और टूल्स जिसका इस्तेमाल करके इस्तेमाल होने वाली चीजों का प्रोडक्शन किया जाए। जैसे कपड़े बनाने वाली मशीन जहां प्रोड्यूस होंगे उसको कौन सा इंडस्ट्री कहेंगे हम लोग? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है? लेकिन कपड़ा बनाने वाला इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे हम? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है।
बट जो मशीन जहां बन रहा है, वो टेक्सटाइल बनाने वाली जो मशीन जहां बनी है, वो कैसे इंडस्ट्री है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। The establishment of few manufacturing units here and there was no substitute to the near wholesale displacement of handicraft traditional industries, traditional handicraft industries. अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप ये देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रहा है, और बड़े लेवल पे यहाँ के सारे बड़े लेवल पे यहाँ के जो हस्तकला के जो मजदूर थे, क्या हो गए? वो बेरोजगार। तो इतनी बड़ी आबादी जिनका रोजगार गया है और थोड़ी सी इंडस्ट्रीज आई हैं, क्या काफी होंगी क्या इनके लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो गया इंडिया में, बेरोजगारी का प्रॉब्लम। इसके अलावा आगे देखें, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन वेरी स्मॉल। पैसा कहां से आ रहा है, देश का इनकम कहां से आ रहा है? तो देश का इनकम आ रहा है एग्रीकल्चर से, देश का इनकम आ रहा है इंडस्ट्रीज से। तो भाई इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पे सेटअप हुई है तो इंडस्ट्री से भी ठीक ठाक इनकम आना चाहिए ना। क्या कहा जा रहा है? इंडस्ट्रीज से इनकम क्या है? बहुत कम है। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है देश के आमदनी में, देश के इनकम में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन बहुत लोवेस्ट लेवल का है। एक और ड्रॉबैक यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा पब्लिक सेक्टर यानी वो सेक्टर जो गवर्नमेंट चलाती है। तो भाई गवर्नमेंट रोजगार के लिए बड़े लेवल पे होलसेल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी चीज का, तो इतने बड़ी आबादी अगर बेरोजगार हो जाएंगी तो उनके लिए किसको सोचना है? हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट? गवर्नमेंट को सोचना है। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए था ताकि उनको रोजगार मिल सके। उन्होंने भी कोई इंडस्ट्री सेटअप, कोई ध्यान ही नहीं था इधर। फर्दर दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू, सिर्फ कुछ एरियाज पे इन्होंने ध्यान दिया, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश करे। तो ये कुछ एरिया था जिसको ब्रिटिशर्स ने डेवलप करा। इसके अलावा जहां पे लार्ज स्केल इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत थी उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं किया। तो ये था हमारा इंडस्ट्रीज का सिचुएशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया गया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाया गया। इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? बेरोजगारी क्रिएट। दिस वाज द सिचुएशन। और थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आना शुरू हुई, कुछ और उससे पहले भी आ चुकी थी, जैसे टिस्को जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 1907 में ही आ गया था। बाकी और भी जो सेक्टर में इंडस्ट्रीज थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टैब्लिश हुई। ये तो बात हो गया किसके बारे में? इंडस्ट्रीज के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट विच वन? फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार कहने का मतलब आपको पता होगा कि आज के डेट में हम लोग जो बिजनेस करते हैं, इंडिया अलग अलग देशों से बिजनेस करते हैं। श्रीलंका से भी बिजनेस होगा, बांग्लादेश से भी होगा, चाइना से भी बिजनेसेस हो रहे हैं हमारे, सिंगापुर से भी बिजनेस हो रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कंट्री के साथ हमारे बिजनेसेस एस्टैब्लिशमेंट है कि नहीं है? ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है हमारा। तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ ट्रेड उस टाइम पीरियड पे? ट्रेड का क्या सिचुएशन? लेट्स सी। देखो, अगर ब्रिटिशर्स के आने से पहले बात करेंगे तो इंडिया इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन माना गया है। यानी हर कोई, हर देश इस देश के साथ, इस पर्टिकुलर एरिया के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है ब्रिटिशर्स के आने से पहले। नाउ लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहां पे आए तो इन्होंने एक रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्ट करा, प्रोडक्शन के भी मामले में, ट्रेड के भी मामले में, टैक्सेशन पॉलिसी के भी मामले में। और इसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे कंट्री में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो गया। क्या खराब हुई तो वो देख लें हम लोग। कंसिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं? मतलब हमारा ट्रेड तो हो रहा है लेकिन हम भेज क्या रहे हैं? हम भेज रहे हैं रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, सब सस्ता सस्ता माल बेच रहे हैं। कितना पैसा कमाएंगे नाउ? और हम इंपोर्टर बन चुके हैं उन गुड्स का जो कभी हम बना के भेजा करते थे, जैसे कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स। उसके अलावा कैपिटल गुड्स हम विदेश से मंगा रहे हैं, मतलब मशीन्स वगैरह, ताकि हम यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सके।
and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. For all practical purposes, Britain maintained its monopoly control over India's export and import. अब देखो इंडिया किस किस कंट्री के साथ ट्रेड करेगा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल कर रहा है? तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगा कि तुम इसके साथ व्यापार करो तो कर पाओगे, नहीं कहेगा तो नहीं कर पाओगे। आज के डेट में भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देगा अगर कि चाइना के साथ ट्रेड नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। भले ही तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, चाइना में एक अच्छा पार्टनर मिल गया, तुम्हारा बिजनेस करोड़ों का है, बट गवर्नमेंट बोल रही है कि चाइनीज के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, तो तुम्हारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है कि नहीं? तो ब्रिटिशर्स जिनके पास कंट्रोल है इंडियन इकोनॉमी का, अब उन्होंने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी क्या लगाया है कि ज्यादातर व्यापार ब्रिटेन के साथ कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ द व्यापार किसके साथ हो रहा है? मतलब यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट भी वहीं होगा, फिनिश गुड्स वहां से यहां आएगा, मतलब 50% मान के चलो, तो 50% मार्केट तो ऐसे ही ट्रेड में कैप्चर है। कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाकी जो थोड़ा बहुत बच भी गया ना, तो वो ट्रेड किनके साथ हो रहा है? देख लीजिए, कुछ और कंट्रीज थे जिनके साथ ट्रेड हुआ है, जैसे चाइना, सेलोन, पर्सिया, जिसको हम ईरान कह रहे हैं। सेलोन श्रीलंका का पुराना नाम है और पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड पर कंट्रोल किनका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। यानी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड ब्रिटेन के साथ हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और कुछ ट्रेड जो है इन कंट्रीज के साथ भी हुआ। इसके अलावा व्यापार को बढ़ाने के लिए सुएज कनल का निर्माण किया गया। अच्छा, व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने सुएज कनल का निर्माण करा, लेकिन कौन सा व्यापार? कौन सा व्यापार? ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादातर व्यापार तो उन्हीं को जाएगा ना, उसी एक रूट से होकर के ज्यादा चीज आनी, यानी कि पूरे के पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए चीजें की गई। अब देखो, एक सिचुएशन है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो मुनाफा होता है ना। अब वो चाहे परचेज और सेल अगर हम कंट्री के अंदर करें या कंट्री से बाहर करें, अगर हम कंट्री के अंदर करेंगे तो परचेज और सेल कहलाएगा, और कंट्री के बाहर करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहेंगे इसको। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो हम एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है, यानी कि हमने मुनाफे में रहा, कंट्री क्या रही? मुनाफे में। तो क्या कंट्री मुनाफे में रही? क्या लिखा है? मतलब अगर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ विदेशी व्यापार जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ है, उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, तो क्या है वो? लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब हम कच्चा सामान भेज करके भी, कच्चा माल भेज करके भी मुनाफे में रहे, ऐसा कमाया हमने। मतलब जितना रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट हुआ उससे कम प्रोडक्ट यहां पे इंपोर्ट हुआ है, तो फायदे में रहे। मान लीजिए एक हिपोथेटिकल फिगर लेते हैं कि मान लो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 80 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो फायदा कितने का हुआ? 20 करोड़ का फायदा हुआ ना। तो 20 करोड़ तो आना चाहिए था, 20 करोड़ आना चाहिए था कि नहीं? आना चाहिए था ना। अच्छा, पहले क्या था ना, आपको पता होना चाहिए कि अभी आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे मनी एंड बैंकिंग, वहां पे मनी की फंक्शनैलिटी पढ़ोगे और मनी कैसे इवॉल्व हुआ ये भी पढ़ोगे। पहले अगर विदेशी व्यापार करते थे हम और अगर हम मुनाफे में हैं, तो आइडियली ये होना चाहिए था कि उस देश से सोना या फिर कोई वैल्यूएबल चीजें वहां से आनी थी, मोस्टली सोना ही, गोल्ड। तो गोल्ड का फ्लो वहां से यहां होना था, तो जितना हमने फायदा कमाया उतना पैसा तो मेरे पास आना चाहिए था ना गोल्ड के फॉर्म में। अब अगर वो गोल्ड के फॉर्म में यहाँ आता तो यहाँ का इकोनॉमी ग्रो करता, फायदा होता, क्योंकि हम उस सोने से हम कहीं से कुछ भी खरीद सकते थे, विदेश से मंगवा सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पैसे का इस्तेमाल, ये जो सोना है, सोना ला के नहीं दिया, फिर किया क्या, कहा ठीक है तुम फायदे में तो रहे हो, बट हम वहां जंग लड़ा है उसका खर्चा हुआ, उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया है उसका खर्चा हुआ है, इस राजा से प्रोटेक्शन किया है उसका खर्चा हुआ। मतलब सारे के सारे चीजें ना उसने दिखा दिया खर्च के तौर पर। यानी ये एक्सपोर्ट सरप्लस कमाया और इस एक्सपोर्ट सरप्लस को
इस एक्सपोर्ट सरप्लस को जो हमने अर्न किया था ये हमें फ्री फोकट में भी नहीं मिला, कुछ चीजें हमने बियर की हैं। क्या चीजें बियर की है? कुछ एसेंशियल कमोडिटीज यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गई, खाने पीने की और जरूरत की चीजें महंगी हो गई। बोलो, आश वर्मा, आशीष राज, अनुष्का सिंह, आरुषि, आयुष राज नहीं है, दीपाली, धर्मराज, दीपांशु, दिव्यांशा, काव्य प्रकाश, मुबश्शिरा, मुसद्दफर, नविया राज, पल्लवी राज, शिवांशी, सुंदरम, तानिया सिन्हा, उज्जवल, विजया, ठीक है। तो क्या सिनेरियो हम देख रहे हैं कि कंट्री को जो एक्सपोर्ट सरप्लस अर्न हुआ है, वो एक्सपोर्ट सरप्लस का पैसा जो हमने कमाया है ये बहुत बड़ी कीमत चुका के। क्या नुकसान हुआ था हमें? हमारे ही कंट्री में एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट चीजों का दाम बढ़ गया, खाने पीने की चीजें, फूड ग्रेन्स हो या क्लोथ्स हो या केरोसिन हो, ये सब मार्केट में शॉर्टेज हो गया, जिसके नतीजे में इन सब चीजों का प्राइस क्या हुआ, तेजी से बढ़ने लग गया। और जो एक्सपोर्ट सरप्लस हमने एक्स्ट्रा कमाया, इसकी वजह से इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया। आपको बताया था अभी जस्ट कि अगर कोई भी देश मुनाफे में रहती है तो दूसरे देश से गोल्ड और सिल्वर का फ्लो होना होता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर का फ्लो भी इंडिया में नहीं हुआ, हालांकि हम मुनाफे में रहते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट किया था। तो फिर क्या हुआ? रादर दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस। इसको कहां दिखाया गवर्नमेंट ने? खर्च में दिखा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इस जगह में खर्च किया। कहां कहां खर्चा किया? उसने बताया कि हमने जंगें लड़ी हैं, ठीक है, और भी कई सारा सर्विसेज आपको दिया है, पोस्ट ऑफिस का सर्विस दिया है, रेलवेज को डेवलप किया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसको इस तरीके से शो की। तो ये हमारा ट्रेड का सिचुएशन था। तो दो चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करा, क्या क्या? एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस किया, और दूसरा ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डाउन, और बड़े लेवल पे डाउन हुई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज ना के बराबर डेवलप हुई। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जगह पे फास्ट लेवल डेवलपमेंट कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और खास के मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो वहां पे सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन घट रहा है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ नहीं रही हैं और गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रहे। नतीजा क्या हुआ? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर। ट्रेड के बारे में क्या हमने जाना? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इंडिया का किसके साथ हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटेन के साथ। इसके अलावा ईरान, चाइना, पर्शिया, है ना, पर्शिया है, सिलोन है और चाइना है। इन तीन देशों के साथ कुछ और ट्रेड भी हुए, बट ज्यादातर ट्रेड किधर रेस्ट्रिक्टेड था? ब्रिटेन से। जिसके नतीजे में क्या हुआ? यहां से ज्यादातर रॉ मटेरियल ही वहां एक्सपोर्ट हुआ है। यहां से ज्यादातर क्या एक्सपोर्ट हुआ? रॉ मटेरियल। और वहां से यहां क्या आया? फिनिश प्रोडक्ट। अब इसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक हमको पता चला कि हम तब भी मुनाफे में रहे कि लॉस में रहे। तो पता क्या चल रहा है? हम फायदे में रहे, खूब सारा प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये प्रॉफिट कमा के भी अपना कुछ भला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंट्री में एसेंशियल चीजों का क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। यानी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस अराइजेज है, चीजें महंगी हो रही हैं। हम विदेश से, हम कह तो रहे हैं खूब सारा पैसा कमाया हमने विदेश से, लेकिन यहाँ स्थिति खराब है। अच्छा, जो पैसा कमाया वो तो आ जाए, वो भी नहीं आया। कहाँ यूज हुआ? गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ जंग लड़ा है हमने, उससे जंग लड़ा है हमने, ये सर्विस आपको दिया है, वो सर्विस दिया है, तो पैसा तो खर्चा होगा ना। यानी ट्रेड के मामले में हमने सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाया। तो ये था ट्रेड का सिचुएशन। अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दो चीजें बची हैं बस, यानी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक आप लोग यहां पर तीन चीजों के बारे में लिख सकते हैं। एक तो ये कि
इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1947 के टाइम पे कैसा रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या था, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी। तीसरा क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसको कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जमींदारी सिस्टम किसको कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किसको कहते हैं। छठा क्वेश्चन इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंडीशन था। सातवां क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन था। और आठवां क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड का क्या। अब तक 8 क्वेश्चन अराइज हो चुके हैं जिसका आंसर आपको मालूम हो गया, बस लिखना आना चाहिए। कर लेंगे।